एक बार एक महात्मा अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वो सभी से कहते हैं कि इस संसार में सभी एक समान है, ना तो कोई किसी से छोटा है ना ही बड़ा, सबको एक समान सम्मान देना चाहिए। महात्मा की ये बात सुन एक शिष्य उनसे कहता है कि लेकिन महात्मा जी, ये कैसे हो सकता है? एक राजा के पद पर बैठा व्यक्ति और एक सेवक के रूप में कार्यरत व्यक्ति एक समान कैसे हो सकते हैं? ये सुन महात्मा कहते हैं कि बिल्कुल एक समान हो सकते हैं। ये तो आपके ऊपर है कि आप उन्हें किस दृष्टि से देखते हैं। राजा अपना काम करता है, सेवक अपना, दोनों का अपना कार्य है। किसी एक के बिना काम पूरा नहीं होगा। तो आप क्यों दोनों को अलग अलग दृष्टि से देखेंगे? सबको समान सम्मान दें, किसी में कोई अंतर नहीं है। ये हमारी सोच का फर्क है। ये सुन शिष्य पूछता है कि वो कैसे गुरुदेव? तब महात्मा कहते हैं कि इसे एक कहानी द्वारा समझो। किसी नगर में एक राजा हुआ करते थे। वो बहुत कुशल राजा थे। एक बार वो किसी यात्रा से लौट रहे थे। तभी मार्ग में उनकी नजर एक नौजवान व्यक्ति पर पड़ती है जो अपने साथियों के साथ तलवारबाजी कर रहा था। उस युवक को इतनी अच्छी तरह तलवारबाजी करते देख राजा उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उनके मन में ये विचार आता है कि उन्हें उनकी सेना में एक ऐसे ही योद्धा की आवश्यकता है। वो उसे स्वयं के यहाँ रखने का मन बना लेते हैं, लेकिन उसे अपने महल ले जाने से पहले वो स्वयं एक बार उसकी परीक्षा लेना चाहते थे। इसलिए वो अपने रथ से उतरकर युवक के समक्ष जाते हैं और उससे कहते हैं कि एक बार वो उनके सबसे सर्वश्रेष्ठ सेनापति के साथ तलवारबाजी करे। युवक स्वयं के गुणों पर बहुत अधिक आत्मविश्वासी होता है। वो राजा की बात मान तलवारबाजी करने लगता है। काफी देर तक ये चलता रहता है और अंत में वो सेनापति को हरा स्वयं विजयी हो जाता है। और तब उस युवक की कला को देख राजा समझ जाते हैं कि वो युद्ध के लिए निपुण है। राजा उसे स्वयं के सेनापति का अध्यक्ष चुन लेते हैं और महल ले जाते हैं। ये उपाधि मिलने पर युवक बड़ा ही खुश होता है और स्वयं को एक सबसे अच्छा योद्धा समझने लगता है जिसने राजा के सेनापति को हरा दिया। उसमें उसी क्षण अहंकार आ जाता है। महल पहुंच सभी सेनाओं की बागडोर युवक के हाथ में दे दी जाती है। वो अब स्वयं सबको युद्ध के लिए प्रशिक्षण देने लगा था। वो बहुत ही शान से चला करता था। उसने स्वयं के प्रशिक्षण में सभी सेनाओं को युद्ध के लिए अच्छे से तैयार किया और कई युद्धों को जीता भी, जिस वजह से युवक की हर जगह प्रशंसा होने लगी थी। धीरे धीरे अब वो राजा का प्रिय भी बन गया था, जिसके कारण उसमें अहंकार और बढ़ गया था। एक रोज राजा के महल में कोई आयोजन होता है जिसमें राजा प्रजा से लेकर बड़े बड़े राजाओं को आमंत्रित करता है। सेवकों और राजाओं की बैठने की व्यवस्था अलग अलग जगह की गई थी, लेकिन राजा के महल में कुछ दिन पहले ही एक सेवक आया हुआ था। वो अभी ज्यादा कुछ नहीं जानता था। भूल से वो जाकर राजाओं के स्थान पर बैठ जाता है। ये दृश्य युवक देख लेता है और क्रोध में आ जाता है और उस युवक के पास आकर उससे कहता है कि तुम एक सेवक होकर यहाँ बैठे हो, तुम यहाँ बैठने योग्य तो बन जाओ। युवक सभी अतिथि के सामने सेवक का बहुत उपहास बना देता है। सेवक स्वयं का सबके आगे इस तरह अपमान देख बड़ा लज्जित होता है और वहां से उस समय चला जाता है। लेकिन उसके अंदर युवक के लिए क्रोध भर गया था। उसने ये तय कर लिया था कि उसे सबक सिखाकर रहेगा, उसका अहंकार तोड़कर रहेगा। एक दिन राजा अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे। तभी वो सेवक उनके कक्ष में जाकर सफाई करने लगता है। मौका देख उसके मन में उस युवक को सबक सिखाने का एक विचार आता है। तब वो स्वयं से ही कहता है कि राजा जिसे सबसे अधिक प्रिय मानते हैं अपनी सेना का अध्यक्ष बना दिया। अब उसकी दृष्टि राजा की गद्दी पर है। जल्द ही वो राजा को उनके स्थान से हटा स्वयं वहां बैठने का मन बना रहा है और राजा इतने नासमझ हैं कि अब तक उसकी उस चालबाजी को समझे नहीं। सेवक जानता था कि राजा गहरी नींद में नहीं है। वो तुरंत सेवक की बात सुन उठ जाते हैं और उससे कहते हैं कि ये सब क्या तुमने जो भी कहा सत्य है? सेवक कहता है कि मैं नहीं जानता, मुझे तो यूं ही कुछ भी बड़बड़ाने की आदत है। इतना कह वो वहां से चला जाता है। लेकिन राजा के मन में संदेह बैठ जाता है। अब वो सोचने लगते हैं कि युवक एक कुशल योद्धा है,
उसे महल के बारे में भी सब पता चल गया है। यदि उसने राजा का पद प्राप्त कर लिया तो ये सोच राजा घबरा जाते हैं और तुरंत युवक को बुलाकर कहते हैं कि मैं तुम्हारे इरादे जानता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। अब इस महल में तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुन युवक को कुछ समझ नहीं आता कि राजा क्या बोल रहे हैं। ये सुन युवक को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ ऐसा क्यों किया गया। राजा उसे महल से निकलवा देते हैं। कुछ ही देर में सबको ये बात पता चल जाती है कि युवक को अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है। वो एक जगह जाकर बैठ जाता है। उसे यूं मायूस देख सेवक कहता है कि इसलिए कहा जाता है कि स्वयं के ऊपर कभी इतना अहंकार नहीं करना चाहिए। कल तुमने किसी का अपमान किया था और आज उसके फलस्वरूप तुम्हारे साथ ये सब हुआ। कल तक जिस पद के अहंकार में तुम सबको अपमानित करते थे, आज तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुम एक सेवक के भी समान नहीं। इस महल में तुम्हें कोई नहीं जानता। यह सुन युवक कहता है कि सत्य कहा तुमने, मुझे तुम्हारे साथ इस तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मुझे मेरी गलती का एहसास है, मुझे क्षमा करो। मैं भूल गया था कि मुझे किसी का इस तरह अपमान करने का कोई अधिकार नहीं। इतना कह युवक वहां से चला जाता है। सेवक जान गया था कि युवक को उसकी भूल का एहसास हो गया है, उसे सबक मिल गया है और तब उसे उसका पद वापस दिलवाने के लिए सेवक पुनः एक योजना बनाता है। कुछ दिन बाद राजा अपने कक्ष में बैठे होते हैं। सेवक बाहर सफाई करते समय उन्हें सुनाते हुए कहता है कि काश इस नगर के राजा का पद मुझे मिल जाए, मैं हर तरह से राजा बनने के योग्य हूँ। उस सेवक की बात सुन राजा बाहर आकर कहते हैं कि तुम ये सब क्या बोल रहे हो। तब सेवक कहता है कि क्षमा करे राजन, जब भी मेरी रात में नींद पूरी नहीं होती मैं ऐसे ही स्वयं से बातें करता हूँ, बड़बड़ाता हूँ। कृपया कर मेरी बात को मन से ना लगाए, उसे अनसुना करे। ये सुन राजा कुछ कहते नहीं हैं और वहां से आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी उनके मन में ये विचार आता है कि ये सेवक तो किसी के बारे में भी कुछ भी कहता है और मैंने इसकी बात का यकीन करके व्यर्थ ही उस युवक को काम से निकाल दिया। मैंने स्वयं इतनी बड़ी मूर्खता कैसे की। और तब वो अपने मंत्री को भेज उस युवक को पुनः बुला लेते हैं। महल में उसके उसी पद पर बिठा देते हैं और वो पुनः सेनापति का अध्यक्ष बन जाता है। ये देख युवक उस सेवक के पास जाकर कहता है कि मैं जानता हूँ ये सब तुमने ही किया है। तब सेवक कहता है कि तुम्हें तुम्हारी भूल का एहसास हुआ, यही काफ़ी था। मैं बस तुम्हें यही समझाना चाहता था कि कभी किसी को स्वयं के आगे, अपने पद के आगे छोटा मत समझो। हर कोई अपने स्थान पर अपना कार्य करता है। यदि वो ये काम ना करे तो वो ऐसा ही अधूरा रह जाएगा। इसलिए हर किसी को एक समान इज्जत दो। कहानी के अंत में महात्मा कहते हैं कि लोग अपने पद के अहंकार में स्वयं को बड़ा समझते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी भूल है। इस संसार में कोई ना तो छोटा होता है ना ही बड़ा, सभी एक बराबर है। सबको एक समान सम्मान मिलना चाहिए। उन्हें छोटा ना समझकर यदि आज आप किसी को नीचा दिखा रहे हैं तो स्वयं भी इस अपमान का सामना करेंगे। बड़ी छोटी सी बात है जो सभी को समझना जरूरी है। महात्मा की बात सुन सभी शिष्य उनकी बात का सार समझ जाते हैं और उनका एक नया उपदेश सभी को नई सीख देकर जाता है। एक बार एक ही स्थान पर दो गुरु वृक्ष के नीचे बैठ माला फेर रहे थे। तभी वहां से एक शिष्य गुजरता है। वो एक विद्वान महात्मा के आश्रम में रहता था और अपनी किसी नगर यात्रा को पूरा करके लौट रहा था। मार्ग में उसने सोचा कि कुछ देर किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाना चाहिए और विश्राम करना चाहिए। गर्मी का समय था, इसलिए कुछ देर विश्राम हेतु वो शिष्य एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। तभी उसकी नज़र सामने वाले वृक्ष के नीचे बैठे उन दोनों गुरु पर पड़ती है। वो दोनों गुरु एक ही जगह बैठ माला फेर रहे थे, लेकिन दोनों के माला फेरने का तरीका एकदम अलग था। दोनों ये देख शिष्य गुरु के पास जाता है और कहता है कि आप दोनों माला फेर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों का तरीका अलग है। एक माला को बाहर की तरफ फेर रहे हैं और दूसरे अंदर की तरफ। ऐसा क्यों? शिष्य की बात सुन पहले गुरु कहते हैं कि मेरा तरीका सही है, माला बाहर की तरफ ही फेरनी चाहिए, ये शुभ होता है। ये सुन दूसरे गुरु कहते हैं कि नहीं, माला अंदर की तरफ होनी चाहिए, उनका तरीका उत्तम है। दोनों एक दूसरे से बहस करने लगते हैं
कि उनका तरीका सही है। जब वो शिष्य देखता है कि दोनों गुरु के बीच बहस बढ़ती जा रही है, तब वो शिष्य उन दोनों से कहता है कि आप इस तरह बहस ना करें, आप मेरे गुरुदेव के पास चलें और उनसे चलकर पूछते हैं, वो ज़रूर इसका सही उत्तर देंगे। शिष्य की बात सुन दोनों गुरु उसके साथ चले जाते हैं। शिष्य सीधा उन्हें अपने आश्रम ले जाता है और वहाँ पहुँच महात्मा के पास जा उन्हें प्रणाम करता है। शिष्य को देख महात्मा कहते हैं कि यात्रा पूरी हुई तुम्हारी शिष्य? शिष्य हाँ कर देता है और तब कहता है कि गुरुदेव, मेरे साथ 2 अन्य गुरु आए हैं, ये मुझे मार्ग में मिले। उनका एक प्रश्न है जिसका उत्तर मैं भी जानना चाहता हूँ। महात्मा कहते हैं कि कैसा प्रश्न? तब दोनों गुरु महात्मा से कहते हैं कि हम दोनों ही एक जगह पर बैठ माला फेर रहे थे, लेकिन दोनों का तरीका भिन्न है। पहले गुरु कहते हैं कि मैं बाहर की तरफ माला फेरता हूँ, ये तरीका उचित है। वहीं दूसरे गुरु कहते हैं कि अंदर की तरफ माला फेरना अच्छा होता है। अब आप ही बताएं किसका तरीका अच्छा है। ये सुन महात्मा कुछ देर सोचने लगते हैं और तब कहते हैं कि मनकों को फेरने का उद्देश्य होता है, आप उसे किसी भी दिशा में फेरें, लेकिन आपका उद्देश्य सही होना चाहिए। दोनों गुरु कहते हैं कि क्या मतलब, इसका अर्थ क्या है? ये सुन महात्मा कहते हैं कि माला दोनों तरफ फेरी जाती है, बस उसका उद्देश्य अलग होता है। जब आप अंदर की तरफ मनकों को फेरते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप स्वयं के अंदर अच्छाइयों को समाहित कर रहे हैं, अपने भीतर सभी के भलाई के उद्देश्य को स्थापित कर रहे हैं। जिस व्यक्ति के अंदर अच्छाइयाँ होती हैं वो कभी किसी का बुरा नहीं करते, सभी का भला सोचते हैं। लेकिन ये तब होता है जब आपके भीतर पूरी तरह अच्छाइयाँ भरी हों। इसलिए लोग अंदर की तरफ माला फेरते हैं। बाहर की तरफ मनकों को फेरने का उद्देश्य होता है कि स्वयं के भीतर की सभी बुराइयों को फेंक देना, स्वयं को इनसे दूर कर देना। यदि उस उद्देश्य के साथ आप बाहर या अंदर की तरफ माला को फेरते हैं तभी वो सही होता है। मैं स्वयं की यदि बात करूं तो मेरा उद्देश्य केवल स्वयं के कर्तव्य को पूरा करना है, और ये तब होगा जब मैं स्वयं के भीतर की बुराइयों को निकाल अंदर अच्छाइयों को स्थान दूं और सभी का भला कर दूं। यही मेरा कर्तव्य है जिसे निष्ठा के साथ पूरा करना है। आप अंदर की तरफ माला फेरें या बाहर की तरफ, बस आपका उद्देश्य सही होना चाहिए। इतना कह महात्मा चुप हो जाते हैं और तब दोनों गुरु और उस शिष्य को महात्मा के उत्तर से सही सीख जो वो देना चाहते थे उसका सही अर्थ समझ आता है। वो साथ ये भी समझ जाते हैं कि महात्मा ने बड़ी ही विनम्रता और मधुर तरीके से उनकी बात का उत्तर दिया, जिसके बाद दोनों में कोई बहस नहीं हुई, बल्कि उन्हें सही तरह से बात कहने का, समझाने का तरीका भी समझ आया। और तब वो महात्मा को प्रणाम कर लौट जाते हैं और शिष्य अपने काम में लग जाता है। दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये बात समझ आई होगी। धन्यवाद।